नमस्कार, टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आज देश भर में 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। आयुर्वेद दिवस हर वर्ष धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के अवसर पर मनाया जाता है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता है, जिन्हें आयुर्वेद का प्रवर्तक भी माना जाता है। और ऐसे में वर्ष 2016 से इस दिन को आयुर्वेद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस का विषय है हर दिन हर घर आयुर्वेद। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुर्वेद के लाभों से अवगत कराना है। तो आज हम आयुर्वेद के इन्हीं लाभों पर चर्चा करेंगे। स्वस्थ रहना, निरोगी रहना हर किसी की चाहत होती है और इसके लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता। आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा के इस दौर में आयुर्वेद स्वस्थ जीवन जीने के लिए उतना ही उपयोगी साबित हो रहा है, बल्कि तमाम मामले में तो रोगों की चिकित्सा के लिए जब मॉडर्न मेडिसिन से काम नहीं चलता तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति रामबाण का काम करती है। ये रोगों को जड़ से दूर करती है और कई अवसरों पर चमत्कार का काम करती हुई नजर आती है। और ऐसे में आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की, किस तरह से ये रोगों को ठीक करने में उपयोगी है और कौन कौन से रोग हैं जिनके लिए ये कारगर साबित हो सकता है, कैसे इनका उपयोग किया जाए, इसके लिए दवा और परामर्श कहां से मिलेगा। इन सब विषयों पर बात करेंगे आज के इस विशेष एपिसोड में। विशेष तौर पर बदलती हुई ऋतु में किस तरह से स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद का लाभ लिया जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल मौजूद है। आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज नेसरी, एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ ही साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं जीवा आयुर्वेद के। तो इस विषय पर हम बातचीत करेंगे अपने विशेषज्ञों के साथ में। और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ सीधा जुड़ सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। हमारी जो फोन लाइनें हैं वो टोल फ्री हैं, नंबर्स खुल गए हैं 1800111234। आप इस पर फोन करें और इसके साथ ही साथ हमें आप ईमेल करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, ddnewstotalhealth@gmail.com। तो इस तरह से आप भी हमारे इस चर्चा से सीधा जुड़ सकते हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और अब सबसे पहले डॉक्टर मनोज नेसरी, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आयुर्वेद को समझना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति को, क्या इसके सिद्धांत हैं और किस तरह से स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए ये कारगर साबित हो सकती है। जी नमस्कार। आयुर्वेद अब पूरा केवल जीवन पद्धति का शास्त्र है, ये केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये पहले हमें समझना चाहिए। और जब हम कहते हैं कि ये जीवन पद्धति का शास्त्र है तो पूरा जीवन जो है, क्योंकि आयु वेद मतलब क्या है कि आयु मतलब जो हमारा जीवन है, आयुष्य है, और वेद मतलब ज्ञान, उसका नॉलेज। तो हमें किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार से जीना चाहिए, तो इसमें दिनचर्या है कि मतलब हम हर रोज हर दिन कैसे रहे। हमारा जो ऋतु है कि मतलब अलग अलग जो मौसम आते हैं तो उसमें हमारा जो खान पान है, रहन सहन है, वो कैसी होनी चाहिए, कितना व्यायाम करना चाहिए, यहाँ से पूरा लेकर तो पूरा समाज, क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि पूरा समाज जो है, पूरी समष्टि है, पूरा जो विश्व है उसका हम एक अंग है। और इसलिए पूरा जो विश्व है, पूरी जो दुनिया है, उसको भी हम अच्छा कैसे रहे और उसके साथ में हम कैसे रहे, तो ये भी एक पहलू जो है वो आयुर्वेद का है। और उसके बाद में जो आता है कि हमारा आहार कैसे हो, कि आहार के माध्यम से हम अपने को खुद को स्वस्थ कैसे रखें। और बाद में जो अंत बात आती है कि अगर हम बीमार हो गए तो उसके लिए क्या क्या चिकित्साएं हो सकती है, क्या क्या दवाएं हो सकती है। और केवल दवाइयाँ नहीं, आयुर्वेद में अलग अलग अन्य बहुत सारी चिकित्सा की पद्धति है, जिसमें सर्जरी भी आयुर्वेद में इंक्लूड है। तो इस प्रकार से पूरा यह अष्टांग आयुर्वेद है। तो ये एक्चुअली आयुर्वेद की विचारधारा है कि मतलब पूरा समाज स्वस्थ हो, पूरा जो विश्व है वो स्वस्थ हो, हम खुद स्वस्थ हो, और अगर बीमार हो तो अलग अलग पद्धतियों से हम अपना खुद का उपचार करके वैद्यों के माध्यम से हम खुद को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। जी डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान, जब हम बात करते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है और ऐसे में अपना ध्यान रखना है, तो ऋतु परिवर्तन के समय में, बदलती हुई ऋतु में, और ख़ासतौर पर जो शरद ऋतु संधि है, ऐसे में किन बातों का ख्याल रखें कि अपने को स्वस्थ रखा जा सके, और ख़ासतौर पर आयुर्वेद के सिद्धांत क्या कुछ कहते हैं इस बारे में, कैसे बताएंगे आप? खान पान में क्या बदलाव करें, किस तरह से अपनी दिनचर्या बदलें, क्या क्या सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को?
बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सभी दर्शकों को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और धन्वंतरी जयंती की शुभकामनाएं और छोटी दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। जैसा आपने पूछा, आपने एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया, ऋतु संधि जी। ऋतु संधि का मतलब होता है कि जो दो सीजन्स के बीच का एक जो जॉइंट होता है, उसका जो जोड़ होता है, तो ये ऋतु संधि में हमारे शरीर के अंदर जो बदलाव हो रहे होते हैं, इनको हमें समझना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें अपना जो है दिनचर्या, भोजन, उसको निर्धारित करना है। तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो हमारे यहाँ नवरात्रि के फेस्टिवल आते हैं, तो उसका एक उपयोग ये है कि इस समय में हमारी जो पाचक अग्नि है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वो थोड़ा सा कमजोर होता है, तो हमें उस पर ज्यादा लोड नहीं डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हम ज्यादा लोड डालेंगे तो वो पचेगा नहीं, भोजन पचेगा नहीं, तो फिर म्यूकस बनता है, कफ बढ़ता है शरीर में। और आजकल आप देखते हैं इस सीजन में बहुत लोगों को खांसी, जुकाम, गला खराब, ये सब प्रॉब्लम आती है जी। तो इसलिए और दिवाली का सीजन भी है, तो इसलिए मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप दिवाली में जरूर अपना पूरा उत्सव मनाएं, लेकिन अपने पेट का ध्यान जरूर रखना है। एक छोटा सा मैं यहाँ पर आपको उपाय बताना चाहता हूँ कि आपके घर में अदरक होती है, ताजा अदरक, तो ताजा अदरक को थोड़ा सा कूट करके पानी में उबाल करके एक थर्मस में भर के रख लीजिए आप जी। उसको दिन में 2-3 बार एक कप पिएंगे तो उससे आपकी अग्नि भी ठीक रहेगी और थोड़ा बहुत कोई म्यूकस बलगम वगैरह नहीं बनेगा आपके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के रात को जो है समय पर सोना है, सुबह समय पर उठना है और नियमित रूप से व्यायाम करना जी। ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आप जो है अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आपका ये ऋतु संधि का समय और जब शरद ऋतु जब आएगी तो आपके शरीर में शक्ति भी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगी। खास तौर से जिन लोगों को एलर्जी होती है, जो नाक में, गले में खांसी होती है, पोल्यूशन का भी टाइम है, उनसे मेरा निवेदन है कि नाक में रात को सोने से पहले या दिन में एक हमारा अणु ऑयल आता है, उसको डालें और एक बड़ा चम्मच च्यवनप्राश रोज खाना शुरू कर दीजिए जी। तो उससे आपके लंग्स मजबूत रहेंगे और आपकी शारीरिक शक्ति भी अच्छी रहेगी जी। डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान ये भी समझना चाहेंगे, जो खान पान में किन चीज़ों का परहेज करें और क्या चीज़ खा सकते हैं इन दिनों जो शरद ऋतु का जैसे जैसे आ रही है। तो जैसा मैंने कहा कि भोजन आपको जो है ऐसा आप चूज करिए जो सुपाच्य हो, इजीली डाइजेस्टेबल, लेकिन साथ में पौष्टिक भी होना चाहिए। तो अगर मैं बिल्कुल मोटे तौर पे बताऊं तो बहुत ज्यादा तली चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। पूड़ी, कचौड़ी, पराठा, समोसा, इस तरह की चीजों को जो है अवॉइड करिए या मिनिमाइज कर दीजिए उसको। दूसरा जो है, जो जंक फूड आजकल बहुत लोग खाते हैं, वो बिल्कुल उसको त्यागना चाहिए। विशेष रूप से ऐसे जो भोजन जिसमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, केमिकल डले होते हैं, क्योंकि जब जब हम जो है भोजन ज्यादा मात्रा में करेंगे या हैवी फूड खाएंगे तो हमारा लिवर जो है वो आउट ऑफ बैलेंस चला जाता है और जैसे ही लिवर आउट ऑफ बैलेंस जाएगा तो पूरा हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है जी। तो मेरा सुझाव यही है कि आप बैलेंस करके चलिए। अगर बाय चांस फेस्टिवल सीजन है, आपने कोई अगर हैवी खाना खाया तो अगले मील में आप या तो खिचड़ी खाइए या कोई सब्जियों का सूप बना के खाइए। ऐसा नहीं है कि तीनों समय ही आप हैवी खा रहे हैं, तो वो परेशानी होती है। स्वस्थ रहना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, केवल आपको थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करना है। जैसे आप अपने और रोजमर्रा के काम में अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं जी, ऐसे चलिए। आपने लगभग अपनी बात कह दी है। आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो हमारा पैनल ठीक करेगा आपके साथ बात करके। लेकिन फिलहाल डॉक्टर मनोज नेसरी, जब हम बात करते हैं जिसको कहते हैं कि अंग्रेज़ी दवाओं की और मॉडर्न मेडिसिन की, ऐसे में अब देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में आयुर्वेद का जो प्रचार प्रसार है वो काफ़ी बढ़ा है। और इस बार जो आयुर्वेद दिवस की जो थीम रही है वो भी हर दिन हर घर आयुर्वेद। किस तरह से देखते हैं आयुर्वेद के महत्व को और ख़ासतौर पर किस तरह से हर दिन और हर घर में आयुर्वेद पहुंच सके, इसका प्रसार हो सके, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल करे डे टू डे लाइफ में, कैसे ये सुनिश्चित किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है?
जी, आपने सब बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि हर घर और हर दिन ये क्यों है, क्योंकि हमें स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद ने कहा कि पहला तो हमारा उद्देश्य है कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, हमारी जो सेहत है वो अच्छी बनी रहनी चाहिए ताकि हम बीमार ही ना हो। और इसके लिए हर दिन आयुर्वेद ये होना ज़रूरी है। तो आयुर्वेद का जो अलग अलग खान पान है, रहन सहन है, कि हमने दिन में जल्दी से उठना चाहिए, मतलब सूर्योदय के पहले भी हमने उसको उठना चाहिए, फिर व्यायाम करना चाहिए, हमारा आहार कैसे हो, हर ऋतु के अनुसार हमारा आहार कैसे हो, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आयुर्वेद मतलब ये नहीं है कि अपने रोज़ाना कोई दवा लेनी चाहिए, लेकिन जो जीवन पद्धति है तो उसको हम कैसे अपने जीवन में ढालें तो इससे हम स्वस्थ बने रहें। और इसके लिए ये है कि हर दिन ये रोजाना होना चाहिए, और ये हर घर, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य मेरी भागीदारी, ये एक्चुअली वो हम चाहते हैं कि मतलब हर व्यक्ति जो है वो अपने सेहत के लिए वो खुद जागरूक हो और खुद उसके लिए प्रयत्न करे। तो ये जन भागीदारी एक्चुअली आंदोलन इसमें अभी हमने शुरू किया है, और प्रधानमंत्री जी का ये वो दिशा निर्देश है, उनका ये मार्गदर्शन है कि पूरे देश को स्वस्थ भारत बनाने के लिए पूरे देश का जो हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति का इसमें पार्टिसिपेशन चाहिए, उसकी भागीदारी चाहिए। और इसलिए ये जन भागीदारी है, और इसलिए हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये इस प्रकार से ये थीम जो है वो पूरे ये साल भर चलती रहेगी, और इसको हमें पूरे साल भर रखना है। हमने कई सारे लोगों को देखा है, कई सारे लोगों ने खुद अपने को देखा है कि जब कोविड का माध्यम चल रहा था, कोविड का दौर चल रहा था, और उस समय लोगों ने आयुष काढ़ा और आयुष मंत्रालय ने जो अलग अलग मार्गदर्शन दिए थे उसको जब फॉलो किया, तो आमतौर पे लोगों को सामान्य सर्दी खांसी जुकाम ये होते थे, वो भी उनको नहीं हुए, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा। तो इसलिए ये हर घर हर दिन आयुर्वेद ये जो थीम है, और ये पूरे साल भर चलती रहेगी। जी डॉक्टर चौहान, ये समझना चाहेंगे कि जब गंभीर रोगों की या पुराने रोगों के इलाज की बात आती है तो आयुर्वेद का महत्व किस तरह से बताएंगे, क्योंकि कहते हैं कि भाई आयुर्वेद जो है वो जड़ से ठीक करता है, और यही इसकी एक जिसको कहते हैं बहुत बड़ी यूएसपी है, कैसे बताएंगे? देखिए, सबसे पहले ये समझना सभी को आवश्यक है कि आयुर्वेद केवल कोई घरेलू नुस्खे तक सीमित नहीं है, एक प्रॉपर मेडिकल साइंस है। और इसमें जैसा अभी डॉक्टर नेसरी ने भी बताया कि 8 ब्रांचेज हैं, अष्टांग आयुर्वेद है। हर ब्रांच की, चाहे वो बच्चों के रोग संबंधित है, स्त्री रोग है, सर्जरी है या काय चिकित्सा है, सबके अंदर बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। और जहां तक जो आपने डिफिकल्ट डिजीज की बात की, रोगों का वर्ग बनाया है, साध्य रोग हैं, असाध्य रोग हैं। असाध्य रोग में भी जो है 2 कैटेगरीज उन्होंने की है कि अगर रोग को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, और इवन अगर बिल्कुल लास्ट स्टेज में भी रोगी है तो उसका भी वर्णन है कि उसको किस तरह से आप कंफर्ट दे सकते हैं। और विशेष रूप से आज अगर मैं कहूं तो आज पूरे विश्व के अंदर अगर आयुर्वेद को एक हम देख रहे हैं, और काफी सारे लोग हमारे पास जो आ रहे हैं वो केवल इसीलिए आ रहे हैं कि आयुर्वेद में वो एक क्षमता है कि वो ऐसी डिफिकल्ट रोगों को भी ठीक कर सकता है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। पीछे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में ये बात रखी कि किस प्रकार से एक कीनिया के जो राष्ट्रपति थे, उनकी बेटी आई थी यहाँ, जिसकी आंखें बिल्कुल रोशनी चली गई थी। वो आयुर्वेद के माध्यम से उनकी आंखों की रोशनी है। ऐसे हमारे जीवा आयुर्वेद में भी बहुत सारे पेशेंट पूरे विश्व से आते हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि कोई जादू है, ये मैजिक नहीं है। हमारे यहाँ पूरा एक सिस्टम है कि किस प्रकार से रोग का डायग्नोसिस किया जाता है, कैसे रोग के मूल कारण को समझा जाता है जी। और मूल कारण जरूरी नहीं है वो शरीर में होगा, मूल कारण मन के अंदर भी हो सकता है। और जब मूल कारण जब समझ आ जाता है, उसके पश्चात फिर एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जाता है हर रोगी के लिए। उसकी अवस्था, उसकी प्रकृति, उसकी विकृति, उसकी आयु, उसकी इम्यूनिटी, ये सब चीजें देख करके फिर उसका एक ट्रीटमेंट बनाया जाता है। साथ में फिर उसका आहार विहार, यानी कि क्या उसको खाना है, क्या नहीं खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, ये एक इतना डिटेल्ड एक मेडिकल साइंस है कि मैं ऐसा मानता हूं कि आज अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ करके और इसको
थोड़ा इंटीग्रेट करें अपने मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम में, तो मैं ये समझता हूं कि पूरे विश्व में हम बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि WHO ने भी भारत के अंदर ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया है। तो मुझे उम्मीद है कि जो पहल हमारी आयुष मंत्रालय ने ली है और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम उठाई है कि आयुर्वेद को विश्व स्तर पर हमें स्थापित करना है, तो ये सपना हमारा जल्दी साकार होगा। जी बिल्कुल, सपना जल्दी साकार होगा। हम सबको इसके लिए लगना है, और जिस तरह से इस बार की थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये सफल हो सकेगा, जागरूक बनेंगे लोग। एक चीज़ समझना चाहेंगे डॉक्टर नेसरी आपसे कि जिस तरह से अभी डॉक्टर चौहान ने कहा कि सिर्फ ये नुस्खों तक सीमित नहीं है, तो क्या दादी नानी के जो नुस्खे हैं और जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, इनमें क्या कुछ डिफरेंस है? और जब बात आती है गंभीर रोगों की चिकित्सा की, या ये कहीं कि जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ऐसे समय में किस तरह से ये कारगर हो सकता है आयुर्वेद? जी बिल्कुल सही फरमाया चौहान जी ने कि ये केवल दादी माँ या नानी माँ के नुस्खों तक ये सीमित नहीं है। दादी माँ और नानी माँ के जो नुस्खे हैं, जो मैंने बात करी कि सेल्फ पार्टिसिपेशन, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मतलब जो हल्की कोई छोटी बीमारी है, कोई छोटी तकलीफ है, तो वहाँ आप अपने घर में ही जो आपके घर में जो किचन रेमेडी जिसको कहते हैं, तो वहाँ से अपना खुद का इलाज कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे जो अलग अलग स्तर है, तो जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है और टर्शियरी केयर सेंटर है, तो अलग अलग लेवल पे ये अलग अलग वो लेवल की आयुर्वेद की चिकित्सा होती है। जो अष्टांग आयुर्वेद जो है कि जिसमें अलग अलग स्पेशलिटीज़ है, तो उसमें काय चिकित्सा मतलब इंटरनल मेडिसिन है, उसमें स्किन डिसीजेज भी आते हैं, लीवर की बीमारी भी आती है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी आते हैं, जो स्पाइन के डिसीज है वो भी आ सकते हैं, फिर गायनेकोलॉजी है, तो अलग अलग ये ब्रांचेस है, सर्जिकल ब्रांचेस है, ऑप्थल्मोलॉजी है, तो ये सभी के लिए अलग अलग चिकित्साएं हैं। तो ये पूरा एक चिकित्सा शास्त्र है, और उस चिकित्सा शास्त्र एक पूरा होने के कारण उसके स्पेशलिस्ट है, उसके टर्शियरी केयर सेंटर्स है, और भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने इस प्रकार से ये टर्शियरी केयर सेंटर जो है, जो सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स है, उसको भारत सरकार ने उसको प्रमोट किया है, उसको बनाया हुआ है। जैसे भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो है, ये एक टर्शियरी केयर सेंटर है जो दिल्ली में प्रस्तावित है। उसी प्रकार से NI जयपुर का हॉस्पिटल है, वो जयपुर में है। इस प्रकार से जामनगर में हॉस्पिटल है। ऐसे कई अलग अलग देश के हिस्सों में ये अलग अलग हॉस्पिटल्स है और कई शहरों में है। और यहाँ तक कि जो प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेट जो डॉक्टर्स है उनको बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने एक योजना का प्रावधान किया है, चैंपियन सेक्टर ऑफ सर्विसेज जिसको कहते हैं। तो उसके माध्यम से ये सुपर स्पेशलिटी आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स है, इसको हम बढ़ावा देते हैं। और जो इवन एलोपैथी के जो हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे भी आयुर्वेद के इंटीग्रेशन के लिए हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया, इस प्रकार से आयुष मंत्रालय और जो आरोग्य मंत्रालय है, तो इन्होंने पहल करी है। तो ये इंटीग्रेशन जो है, तो जहाँ जो आपने बात करी कि अगर क्रिटिकल कंडीशन है, अगर ICU है, तो ICU में भी आयुर्वेद का वो उपयोग कैसे हो सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक एक जगह है, लेकिन एंटीबायोटिक लेते समय आपकी किडनी को प्रोटेक्शन देना, एंटीबायोटिक की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाना, उसके दुष्परिणाम ना होने देना, तो इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन की बहुत ज़रूरत है। और ये ICU तक एक्चुअली ये जाता है, तो इसलिए ये केवल दादी माँ के नुस्खों तक ये आयुर्वेद सीमित नहीं है, वो एक बहुत छोटी सी बात है। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा विशाल शास्त्र है। और मैं समझता हूँ कि जो हम आज वेस्टर्न मेडिसिन कहते हैं, तो वेस्टर्न मेडिसिन और आयुर्वेद ये दोनों का इंटीग्रेशन हो रहा है। इसके लिए नीति आयोग के माध्यम से आयुष मंत्रालय और आरोग्य मंत्रालय इन्होंने एक पहल करी है कि जिसमें एक इंटीग्रेटिव पॉलिसी जो है वो ये बनाने जा रहे हैं। और इंटीग्रेटिव पॉलिसी जब पूरी बनेगी तब उसका एक पूरा ये ढांचा सामने आएगा कि ये किस प्रकार से हम इंटीग्रेशन करेंगे, एट द सेम टाइम इससे लोगों को फायदा हो और नुकसान ना हो। जी, तो इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं और समझने की कोशिश करें डॉक्टर चौहान आपसे कि जब हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं, तो ये भी समझें कि आयुर्वेद भी उस मॉडर्न मेडिसिन की तरफ बढ़ रहा है। आयुर्वेद में भी प्रॉपर सर्जरी हो सकती है और तमाम सारे जो रिसर्चेज हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से हमारे दर्शकों को समझाएंगे ये विषय? देखिए, बिल्कुल सही बात है। आज जो आयुर्वेद की स्थिति है वो बहुत, मैं कहूंगा कि बहुत आगे हम निकल चुके हैं। खासतौर से जब रिसर्च की बात आती है, एविडेंस की बात आती है, खासतौर पिछले दो तीन वर्ष के अंदर कोरोना काल में हमने सभी ने देखा है कि आयुर्वेद ने एक अहम रोल प्ले किया है।
और आज जो काम चल रहा है हर लेवल पर, सरकार के लेवल पर या जो हमारे जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उस लेवल पर, ऐसे हॉस्पिटल्स हमने स्थापित किए हैं जहां पर हर चीज का डेटा, हर चीज का रिसर्च एविडेंस वो कलेक्ट करके उसको पब्लिश भी किया जा रहा है। बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से आज मॉडर्न मेडिसिन में एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिस तरह से उनका एक तरीका, तो आयुर्वेद भी उनके लेवल में काम कर रहा है। जैसे कि हमने अभी एक जीवा में एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें जापानीज डॉक्टर्स के साथ हम काम कर रहे हैं जी। उनके जो पेशेंट ठीक नहीं होते हैं वो हमसे उनका जो है परामर्श लेते हैं, हमारे डॉक्टर्स उनका कंसल्टेशन करते हैं, मेडिसिन भी देते हैं या वहां की कुछ लोकल जो चीजें हैं, लेकिन मॉनिटरिंग वो करते हैं जी। जैसा अभी बताया कि नीति आयोग के माध्यम से भी ये इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा एक पॉलिसी ऑलमोस्ट बन रही है और ये सामने आएगी। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूं, मेरा बार बार यही एक निवेदन रहता है कि जब भी आपको कोई रोग हो जी, तो आप सबसे पहले आयुर्वेद से जुड़िए। आयुर्वेद से आप जुड़ेंगे, उससे बेनिफिट ये होगा आपका कि आपका रोग जो है वो रूट कॉज जो उसका है वो जड़ से उसका इलाज होगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसा आपको मालूम है वो नेचुरल सोर्सेस से बनती है, जड़ी बूटी से, मिनरल से बनती है। उनके साइड इफेक्ट्स अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लेते तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते। हमारे शरीर की जो शारीरिक शक्ति को बनाए रखने में आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग जब भी कोई रोग हो पहले आयुर्वेद से जुड़ें, और आयुर्वेद में अगर कहीं पर कोई कमी रहेगी तो फिर डेफिनेटली हम लोग ही आपको सजेस्ट करेंगे कि आगे क्या करना है। नहीं, वेबसाइट तो ऑलरेडी है जी जी, निश्चित तौर पर। हमारे साथ में यहाँ पर एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अल्लाश राणा, जो कि मध्य प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। जी राणा साहब, पूछिए अपना सवाल। आयुर्वेद में स्लिप डिस्क का कोई इलाज है साहब? फिर से पूछिए एक बार जरा, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही। आयुर्वेद में स्लिप डिस्क का कोई इलाज है? स्लिप डिस्क का इलाज डॉक्टर चौहान आप जानकारी देंगे? जी बिल्कुल, देखिए आयुर्वेद में स्लिप डिस्क का बहुत अच्छा इलाज है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब भी लोग कोई शब्द बोलते हैं स्लिप डिस्क, तो केवल उनको नाम बता दिया गया है कि स्लिप डिस्क हो गया, लेकिन उनको मालूम नहीं है हुआ क्या है जी। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि जो स्लिप डिस्क हुई है या हर्निएटेड डिस्क है, वहां कोई गैप उसमें आ गया है, बल्ज हो गई है, नस दब गई है, ये सब शब्द आपको सुनने को मिलते हैं, लेकिन उसका मूल कारण क्या है? तो जब मूल कारण पर हम जाते हैं तो हमारे यहाँ तो वात पित्त कफ का जो है पूरा एक विश्लेषण किया जाता है जी। और सरल अगर बिल्कुल सिंपल वे में मैं समझाऊं आपको कि जो आपकी लोअर बैक है या अपर नेक का जो एरिया है, इसमें आपकी मांसपेशियां जब अकड़ जाती है उसमें स्टिफ हो जाती है। जब स्टिफ हो जाती हैं आपकी मांसपेशियां तो वहां वो गैप उसका कम हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर विशेष रूप से स्लिप डिस्क की आपने पूछी है तो पंचकर्म चिकित्सा से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आप जहां पर भी रहते हैं आसपास में कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, उनसे संपर्क करिए, तो पंचकर्म की सुविधा रहेगी तो बहुत जल्दी आराम आएगा। और इंटरनल मेडिसिन साथ में कुछ जो है एक्सरसाइज या फिर खान पान का पूरा आपको एक पूरा पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम वैद्य बताएंगे। जी निश्चित तौर पर। अब हमारे पास समय इतना ही हो रहा है। डॉक्टर मनोज जी, चलते चलते आपसे संदेश लेना चाहेंगे। क्या आप सलाह देंगे, मशवरा देंगे, संदेश देंगे हमारे दर्शकों को, किस तरह से आयुर्वेद का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं और निरोगी रह सकते हैं? जी पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये जो थीम है ये पूरे साल के लिए है, और ये थीम सारे लोगों तक पहुँचाने के लिए आयुष मंत्रालय ने एक माइक्रो साइट ये अब लॉन्च करी है। और इस माइक्रो साइट पे आप कृपया जाके लॉगिन करिएगा। उसका नाम है www.ayurvedaday.in AYURVEDADAY.in। तो ayurvedaday.in ये जो माइक्रो साइट है इसमें जाइएगा और इसमें आई सपोर्ट आयुर्वेद ये एक वहाँ पे एक बटन है और इसमें आप क्लिक करिएगा। आप वहाँ पे देखेंगे कि केवल पिछले 48 घंटों में 1,30,00,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया हुआ है और इतने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, घंटों घंटों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जो हमारे अलग अलग जो इंडियन मिशंस है
तो ये जो इंडियन मिशन है, इंडियन एम्बेसी सारे विदेशों में जो फैली हुई है, इन्होंने भी इसका प्रचार प्रसार किया है। तो ये जो एक आंदोलन जो शुरू हुआ है, जन आंदोलन, ये केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व के साथ वो जुड़ा हुआ है, पूरा विश्व इसमें जुड़ा हुआ है। जो प्रधानमंत्री हमेशा जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि जो पूरा जो विश्व है ये मेरा कुटुंब है, तो इस एक्चुअली भावना से ये पूरे विश्व को हम इसमें जोड़ते जा रहे हैं। और इसमें बच्चे हैं तो बच्चों के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, जो महिलाएं हैं उनके लिए है, माताओं के लिए है, जो हमारे जो सीनियर है, जो वयोवृद्ध है तो उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम है, जो नवा युवक है तो उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स इसमें है। और इसमें केवल ये सेहत तक नहीं है, तो आयुर्वेद के माध्यम से आप विश्व को कैसे संभाल सकते हैं, आप पूरे इकोलॉजी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में आप अपना जो स्टार्टअप है, अपना जो रोजगार है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, ये कई सारे जो पहलू है वो इसके साथ है। तो मैं दोबारा आपके माध्यम से हमारे सारे जो दर्शक हैं उनसे मैं एक बार विनती करना चाहता हूँ कि ayurvedaday.in इस वेबसाइट माइक्रोसाइट के ऊपर जाके एक बार वहां पे लॉगिन करें और वहां पे अपना योगदान दें। आई सपोर्ट आयुर्वेद ये जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करें। जी, निश्चित तौर पर तो इसके माध्यम से न सिर्फ जागरूकता फैलेगी और लोग इसका प्रसार फैल सकेगा, लोग आयुर्वेद को अपना सकेंगे। आप दोनों खास मेहमानों का, डॉक्टर नेसरी का, डॉक्टर चौहान का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो जिस तरह से ये बात निकल कर आई कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इसका प्रसार करना है और सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इस भावना के साथ आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करते हुए हम सबको निरोगी करेगा, आरोग्य करेगा और हम सब इसका प्रसार में स्वयं जुटेंगे, इसको अपनाएंगे। इसी बात के साथ आपसे विदा लेंगे। टोटल हेल्थ के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।